Hello my dear friends, welcome to the channel Essay Tutorial. I am going to start workshop manufacturing practices. The whole module will be sum up within a month. Let's talk about the syllabus overview. In the very first module, we have to study manufacturing methods. Inside it, there are many subtopics such as casting, forming, machining, joining, advanced manufacturing methods, etc. One by one, we will discuss them in detail. So I request you all to watch this video till the end. Now, what is manufacturing process? Manufacturing is a process of converting raw materials, components or parts into finished goods that meet a custom expectation or specifications. It commonly implies a man-machine setup with division of labor in a large-scale production. Now, मैन्युफैक्चरिंग वह प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल से कोई भी जॉब, कोई भी गुड्स को तैयार किया जा सकता है। इसमें लेबर्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है। इसके अंदर कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आता है। अब कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग in which material is usually poured into a mold. देखिए, कोई भी मोल्ड होता है, चाहे वो लोहे का बना हो या लकड़ी का बना हो, उसमें कैविटी को डाला जाता है। उसके बाद कैविटी के शेप में मोल्टेन मटेरियल को डाला जाता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे के मॉड्यूल में। अब देखिए, कास्टिंग के कितने प्रकार होते हैं। कास्टिंग के बेसिकली यहाँ पर 7 प्रकार डिस्कस किए गए हैं। ग्रीन सैंड मोल्ड, ड्राई सैंड मोल्ड, सेल मोल्ड, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब सेकेंड टॉपिक है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग वह प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके बनाया जाता है। इसके अंदर वेरियस बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, शीट मेटल, वर्किंग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मशीनिंग। मशीनिंग वह प्रोसेस है जिसमें मशीन टूल्स का यूज किया जाता है और जनरली हम उसको में शार्प कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं मैकेनिकली। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं, जैसे टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, माइलिंग, रोचिंग, साइंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब दो पार्टों को, दो जॉब को एक साथ जोड़ना। यह टेम्पोररी ज्वाइनिंग भी हो सकता है या परमानेंट ज्वाइनिंग भी हो सकता है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस या आ सकते हैं, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, मैकेनिकल फास्टनिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग। हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एक बार देख लेते हैं फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, ये 2018 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं या अपने अनुसार भी और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इसी का मैन्युफैक्चरिंग मेथड का ही पार्ट है। ये भी देखिए 2 मार्क्स का 2018 में पूछ चुका है। नाउ व्हाट इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड? इट इज द यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजीज फॉर इम्प्रूव्ड competitiveness in the manufacturing sectors. Its aim is to enhance input. इसका मुख्य उद्देश्य इनपुट को आधुनिक मशीनों से इस्तेमाल करते हुए बढ़ाना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हो सके। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कैड, कैम, के, जो आगे की क्लास में मैकेनिकल को स्पेशली पढ़ना है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आ गया, रैपिड प्रोटोटाइपिंग आ गया, हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, एडवांस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस, प्रोडक्शन सिस्टम्स, ऑटोमेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम टू मॉनिटर प्रोसेसेस, हाई रेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। ये बहुत ज़्यादा सब हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने एनालाइज किया है AQU के पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए।
नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कास्टिंग। कास्टिंग को मैं बाद में डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं बाकी टॉपिक्स को, मॉड्यूल 1 के बाकी टॉपिक्स को क्लियर करना चाहूँगा। नेक्स्ट वन है फॉर्मिंग। नाउ व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग? देखिए, पढ़िए। लार्ज सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली टू टेक द शेप ऑफ द डाई ज्योमेट्री। द टूल्स यूज्ड फॉर such deformation आर कॉल्ड डाई, पंच एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है। मेटल फॉर्मिंग वह प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके बनाया जाता है। इसमें जो टूल्स का यूज होता है उसे डाई, पंच इत्यादि कहते हैं। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है शीट मेटल वर्किंग, जिसमें हम लोग मेटल से बहुत प्रकार के शीट बनाते हैं। शीट के अंदर भी बहुत सारे आ गए कि शीट के अंदर ऑपरेशंस आ गए, बेंडिंग ऑपरेशन, शेयरिंग ऑपरेशन, डीप और कप ड्राइंग। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में बारी बारी से पढ़ेंगे कि मेटल वर्क, शीट मेटल वर्किंग 2019 में पूछ चुका है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड है शीट मेटल फॉर्मिंग के अंदर बल्क डिफॉर्मेशन। अब बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर आ गया रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर और बार ड्राइंग। एंड लास्ट वन इज साइन बार अंडर वायर ड्राइंग। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाउ हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज रोलिंग? रोलिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच a stack of material is passed between one or more pairs of rollers to reduce thickness and maintain the uniform thickness। देखिए, रोलिंग वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें जो स्टॉक होता है उसको इनपुट बोलते हैं, उसको दो रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। रोलर्स, दोनों रोलर्स का नीचे वाला रोलर्स फिक्स होता है, ऊपर वाला मूवेबल होता है, और दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो नीचे वाला क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखिए, रोलिंग के दो प्रकार होते हैं, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्क। हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। अब हॉट रोलिंग क्या होता है? जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एवं काम किया जाता है। अब कोल्ड वर्किंग वह हो गया जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे काम किया जाता है। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर न्यू ग्रेन्स फॉर्म होता है। यह नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट के 0.5 टाइम्स होता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नाउ फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन रोलिंग प्रोसेस। ये निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशंस है जो रोलिंग प्रोसेस में यूज होती है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल्स वही जिसे रोलर्स भी कहते हैं हम लोग। 2 हाई रोलिंग मिल्स, 3 हाई रोलिंग मिल्स, 4 हाई रोलिंग मिल्स, क्लस्टर रोलिंग मिल एंड टैंडेम रोलिंग मिल। अब हम लोग इन सभी को डिटेल्स में देखेंगे। 2 high rolling mill. It is the simplest type of rolling mill setup in which 2 rollers are used. The thickness between the 2 rollers can be adjusted according to metal thickness. देखिए, 2 high rolling mills वह प्रक्रिया है जिसमें 2 रोलर्स लगा हुआ है, जैसा साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। The roller is fixed, जैसा मैंने पहले भी बताया, लोअर नीचे वाला जो रोलर होता है वह फिक्स होता है, whereas upper roller has vertical motion, और ऊपर वाला रोलर का वर्टिकल मोशन होता है। देखिए, नीचे वाला रोलर फिक्स है तो ऊपर वाला मूव करते रहता है। देखिए, बोथ द रोलर्स हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, तभी ना इधर से स्टॉक ऐसे हो गया, इधर से स्टॉक जाएगा तो स्टॉक को इनपुट भी बोलते हैं, इधर से आउटपुट, मतलब जो हम लोग का रिक्वायर्ड आउटपुट है वो गेन होगा। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं। बोथ द रोलर्स हैव opposite direction of rotation, that is, if upper roller rotates in anti-clockwise direction, then lower roller rotates in clockwise direction. This type of rolling mill is also known as non-reversing rolling mill because of they have a different directions with respect to each other. देखिए, अब डायग्राम समझते हैं। 2 हाई रोलिंग मिल्स क्या होता है? देखिए, इधर से मेटल्स को 2 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। इसको स्टॉक या इनगोट भी बोलते हैं। इसका नाम भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस देखिए, रोलर्स का जो है डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज करेगा, इधर इसको आउटपुट बोलते हैं।
देखिए आप पढ़ सकते हैं, इन दिस केस द स्टॉक और इनगोट इज फेड इनटू द रोलिंग मिल। स्टॉक या इनगोट को रोलिंग मिल में फेड करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड से। द टू रोलर्स विल एग्जर्ट लार्ज, दोनों रोलर्स इनगोट या इनपुट पर इक्वल प्रेशर ऑब्जर्व करेगा और मेटल के थिकनेस को रिड्यूस करते हुए आउटपुट को इधर बाहर कर देगा। वही लिखा गया है इस पर। नेक्स्ट वन है, वही बातें लिखी गई हैं, और दिस द रिवर्सिंग मिल्स आर आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। चलिए ऊपर से पढ़ लिया जाता है। इट मीन्स इन रिवर्सिंग मिल्स वी कैन फीड मेटल स्टॉक बोथ साइड। अगर रिवर्सिंग मिल्स हो, मतलब मान लीजिए ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज मैंने पहले बोला था, नीचे वाला क्लॉकवाइज, अगर हम लोग दोनों के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम रिवर्स कर सकते हैं तो मेटल को अपोजिट साइड से भी डाल सकते हैं। अगर कंडीशन है, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, लेफ्ट से डाले या राइट से, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होता है। सेकेंड है 3 हाई रोलिंग मिल्स। वह रोलिंग मिल जिसमें 3 रोलर्स का यूज होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। स्टॉक या इनगोट को 2 बार एक ही बार में दोनों तरफ से डाला जा रहा है, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। और बातें एग्जाम में लिखनी हो तो ऊपर वाले के अनुसार ही आप लिख सकते हैं। अनदर वन इज 4th हाई रोलिंग मिल। इसमें 2 बड़े और 2 छोटे रोलर्स का इस्तेमाल होता है। बड़े वाले को बैकअप रोलर्स कहते हैं और छोटे वाले को नॉर्मली रोलर्स कहते हैं। इधर से इनगोट को दिए और उधर से आउटपुट निकला। नेक्स्ट है क्लस्टर रोलिंग। इसमें 6 इन नंबर, 2 स्मॉल एंड 4 लार्ज रोलिंग मिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है टेंडम रोलिंग मिल। इसमें एक सीक्वेंस में बहुत सारे रोलर्स को लगाया जाता है और ताकि जितना जल्दी हो सके वो आउटपुट को हम प्राप्त कर सके। नेक्स्ट बातें जो हमें याद रखनी है, वो द वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग में जो है मेटल मटेरियल का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। आफ्टर रोलिंग ऑपरेशन लेंथ इंक्रीज बट थिकनेस ऑफ इनगोट रिड्यूस। रोलिंग ऑपरेशन होने के बाद लेंथ इंक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाता है, थिकनेस कांस्टेंट रह जाता है। इसीलिए लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्जिंग। अब फोर्जिंग क्या होता है, आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। The process in which the material is shaped by compressive forces and the force can be exerted by manually or with power hammer or by a special forging machine. Forging, देखिए forging वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्रेसिव मतलब जिसमें दो दब सके दोनों तरफ से, कंप्रेसिव फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फोर्जिंग मशीन का भी इस्तेमाल हो सकता है, पावर हैमर का भी इस्तेमाल हो सकता है और अपने मैनुअली भी हो सकता है। देखिए फोर्जिंग 2 प्रकार होता है, हॉट फोर्जिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग। अब अगेन हॉट फोर्जिंग वह प्रोसेस है जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव काम होता है। कोल्ड फोर्जिंग वह प्रोसेस है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो काम होता है। अब हम लोग को फोर्जिंग के टाइप्स को पढ़ना है। पहला है ड्रॉप फोर्जिंग। अब देखिए ड्रॉप फोर्जिंग के डायग्राम को आप समझिए। नीचे ये जो है सरफेस है उसे फिक्स है, इसको एनविल बोलते हैं। एनविल का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एनविल इज बिल्ट ओवर द फाउंडेशन ऑफ मशीन सो दैट इट कैन प्रोवाइड बेस्ट टू होल सेटअप। एनविल जमीन के सतह तक सटा हुआ होता है जो ताकि वो अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सके। अपर एंड लोअर डाई आर यूज्ड टू डिफॉर्म द मेटल प्लेस्ड बिटवीन देम। द लोअर डाई इज फिक्स्ड एंड अपर डाई इज मूवेबल। देखिए इन दोनों को डाई बोलते हैं, इसको और इसको अपर डाई, इसको लोअर डाई। बीच में जो है उसको वर्क बोलते हैं। इसी से हमारा जॉब तैयार होगा। और जो लोअर डाई होता है वो फिक्स होता है, जो अपर डाई होता है वो मूवेबल होता है। इसको रैम बोलते हैं। रैम देखिए रैम अप्लाइज कंप्रेसिव फोर्सेज ऑन द वर्क टू द अपर डाई। ये कंप्रेसिव फोर्सेज वर्क पर डालता है, इसको बोर्ड बोलते हैं। इधर 2 रोलर लगा होता है, 2 इसको अप डाउन
मूव करते रहते हैं। In this process, the ram drops down with the high magnitude of force due to gravity। देखिए रैम जो होता है वो वर्क पर प्रेशर लगाता है ड्यू टू ग्रेविटी एंड आल्सो बिकॉज द रोलर इज मूविंग। रोलर्स आर यूज्ड टू अपलिफ्ट द रैम। देखिए वही बात लिखी है, रोलर्स को रैम को ऊपर नीचे अपलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए दिस रोलर्स आर जनरली रन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। इन रोलर्स को हम लोग को हाथ से नहीं घुमाना होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर से ऑटोमेटिकली रोटेट होती हैं। In such type of metal forming process, we can get the final piece of work piece in a single working stroke। देखिए लिखा हुआ है कि ड्रॉप फोर्जिंग में एक ही बार में वर्क से जॉब तैयार किया जा सकता है। The ram should drop down at least 2 or 3 times। रैम जो है कम से कम 2 या 3 बार अपलिफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन है फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इट्स सेटअप इज वेरी मच सिमिलर विथ, इसका भी सेटअप बहुत अधिकतर उससे ड्रॉप फोर्जिंग से मिलता जुलता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग अ मेटल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 डाइज बाय अप्लाइंग मैकेनिकल और हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए इसमें मैकेनिकल या हाइड्रोलिक प्रेशर लगाकर वर्क पर रैम द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। इन इट रैम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक। देखिए लिखा हुआ है रैम, इस प्रोसेस में रैम हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करता है। इफ वी अप्लाई प्रेशर, चलिए पहले फिगर इसका देखते हैं उसके बाद क्लियर होगा ज्यादा। देखिए नीचे का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्रॉप फोर्जिंग से। ये एनविल हो गया, ये वर्क हो गया, ये लोअर डाई, ये अपर डाई, ये रैम, ये बात, और ये इधर देखिए ये अप पोर्ट भी लिखा हुआ है और डाउन पोर्ट। अब देखिए अप पोर्ट का फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। इफ वी अप्लाई प्रेशराइज्ड ऑयल थ्रू पोर्ट ए, अगर हम लोग पोर्ट ए से प्रेशराइज्ड ऑयल को हाइड्रोलिकली दे, देन इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन पिस्टन हेड। तो वो पिस्टन हेड पर प्रेशर ऑब्जर्व करेगा एंड मूव डाउनवर्ड। और जो ये देखिए ये पिस्टन है वो मूव डाउनवर्ड, इधर से पोर्ट ए से हम लोग देंगे तो डाउनवर्ड मूव होगा, अगर पोर्ट बी से देंगे तो ये पिस्टन जो है अपवर्ड मूव होगा। जैसे लिखा हुआ सिमिलरली इफ यू अप्लाई प्रेशराइज्ड ऑयल टू पोर्ट बी देन द रैम विल गेट अपलिफ्टेड टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अगर हम लोग पोर्ट बी से प्रेशराइज्ड ऑयल का प्रेशर देते हैं तो पिस्टन ऊपर मूव होगा और अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। इन दिस फोर्जिंग प्रोसेस द वर्किंग स्ट्रोक इज रिलेटिवली स्लो बिकॉज ऑफ द स्क्वीजिंग ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। इसमें ये खामी एक हो गई, इसमें जो काम करने की प्रक्रिया है बहुत स्लो होती है विथ रेस्पेक्ट टू ड्रॉप फोर्जिंग, क्योंकि इसमें मेटल्स का स्क्वीजिंग मतलब होता है। द कंप्रेसिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वर्क इज ऑलवेज यूनिफॉर्म एज फार एज प्रेस फोर्सिंग इज कंसर्न। देखिए प्रेस फोर्सिंग के कंसर्न करें तो इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स होता है जो पोर्ट ए से लगा जो पोर्ट बी से लगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इन ए सिंगल वर्किंग स्ट्रोक द मेटल विल कम नियरर टू इट्स। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही स्ट्रोक में एक ही बार अपलिफ्ट करने में जो वर्क है अपने जॉब के एकदम डिजायर्ड साइज के नियरर आ जाएगा एक ही बार में। लेकिन ड्रॉप फोर्जिंग में हम लोग देखें तो वैसा कम से कम 2 से 3 बार रैम को अपलिफ्ट करना पड़ रहा था। इसमें एक ही बार में रैम को अपलिफ्ट करने से जो वर्क है वो डिजायर्ड साइज यानी हमारे जॉब के नजदीक आ सकता है। Now advantages of forging defect process। forging refines the structure of metals, forging uniform grain size, इसमें uniform grain size होता है and flow due to forging there will be less porosity in material में बहुत कम porosity होता है। variety of shapes can be produced of different size, यह प्रोसेस से अनेक प्रकार की अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। requirement of machining operation is less, इसमें मशीनिंग का बहुत कम उपयोग की जरूरत पड़ता है। सेफ प्रोडक्शन कॉस्ट को मतलब कम करता है, बचाता है। अब देखिए डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू मेंटेन क्लोज, इसमें जो टॉलरेंस है वो मेंटेन करना मुश्किल है। इनिशियल कॉस्ट हाई,
metal gets cracked if it is operated below its desired temperature. Maintenance cost is very high. Rapid oxidation of metal takes place. अब देखिए जो एग्जाम AQU 2018 में पूछ चुका है, लिस्ट एनी 6 फोर्सिंग डिफेक्ट, 6 मार्क्स का। चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या है। फोर्सिंग डिफेक्ट्स है, ये ऑलमोस्ट 9 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर 6 प्रकार डिस्कस करने को कहा गया है। चलिए देखते हैं। अनफिल्ड सेक्शन, दिस टाइप ऑफ फोर्सिंग डिफेक्ट लेफ्ट सम पोर्शन अनफिल्ड। अनफिल्ड सेक्शन वह डिफेक्ट है फोर्सिंग का जिसमें कुछ भाग फोर्सिंग में अनफिल्ड रह जाता है। उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो विल लिखा हुआ है, टू अवॉइड इट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ऑन द डाई डिजाइन हीटिंग एंड देयर शुड बी इनफ रॉ मटेरियल्स। ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय पुअर डिजाइन ऑफ डाई, पुअर फोर्सिंग टेक्निक्स एंड पुअर हीटिंग। आप लोग इतना समझ ही सकते हैं पढ़कर भी। कोल्ड शॉट, नेक्स्ट वन इज कोल्ड शॉट। दिस टाइप ऑफ फोर्सिंग डिफेक्ट अकर्स एज अ स्मॉल क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द। यह वह फोर्सिंग डिफेक्ट है जिसमें स्मॉल क्रैक्स को पाया जाता है। इट इज कॉल्ड बाय इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फोर्सिंग डाई। यह फोर्सिंग डाई के इम्प्रॉपर मतलब सही तरीके से डिजाइन न होने के कारण ये डिफेक्ट्स पाया जाता है। ये कैसे रिमूव होगा? इट कैन बी अवॉइडेड व्हेन द फिलेट रेडियस ऑफ द डाई इज इंक्रीज्ड। यह इससे हम लोग इस डिफेक्ट से हम लोग बच सकते हैं जब फिलेट रेडियस, डाई के फिलेट रेडियस को हम लोग इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट वन इज स्केल पिट, दिस अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग। स्केल पिट होता है इम्प्रॉपर क्लीनिंग से ऑफ द फोर्ड सरफेस। इट कॉजेज इरेगुलर डिफ्यूटेशंस ऑफ फोर्सिंग। यह इरेगुलर डिफ्यूटेशंस को कॉज करता है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडिक्वेट क्लीनिंग। इसे हम लोग बच सकते हैं बार बार क्लीनिंग करने से डाई को। Flex, next one is flex. It occurs due to improper cooling of the forged product as an internal cracks. यह आंतरिक क्रैक्स की तरह प्रतीत होता है और इस प्रकार के डिफेक्ट्स को फ्लेक्स बोलते हैं। It can be avoided when proper cooling is performed. proper cooling perform करके इसको बचा जा सकता है। Next one is improper grain growth. इसे तो आप समझ ही सकते हैं ग्रेन से। It is caused by improper flow of metal during the forging process, which changes the predefined grain of. It is caused by improper flow. वह में यह देखिए हम लोग हाइड्रोलिकली ऑयल को प्रेस करते हैं तो ये देखिए मेटल जो है improper flow of metal during the carrying process. मटेरियल मेटल के जो है improper flow के कारण इम्प्रॉपर ग्रेन्स भी फॉर्म हो जाता है। उसी डिफेक्ट को इम्प्रॉपर ग्रेन ग्रोथ कहा जाता है। देखिए इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? इट कैन बी अवॉइडेड बाय परफॉर्मिंग बेटर डिजाइन ऑफ डाई। डाई के बेटर डिजाइन करने से इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सरफेस क्रैपिंग। नाम से क्लियर हो रहा है सरफेस पे क्रैपिंग होगा। इट अराइजेस व्हेन द फोर्जिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट लो। यह तब होता है जब फोर्जिंग ऑपरेशंस को लो टेम्परेचर पर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर काम होता है। एंड which leads to occurrence of cracks on the workpiece. workpiece यानी वर्क पर जो जिससे मेरा जॉब बनता है उस पर क्रैक्स ये उत्पन्न कर देता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वर्किंग ऑन प्रॉपर टेम्परेचर। अगर एक निश्चित जो रिक्वायर्ड होता है उस पर उस टेम्परेचर पर हम लोग काम करें तो इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सट्रूजन। नाउ व्हाट इज एक्सट्रूजन? ये AQU एग्जाम में 2019 में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। एक्सट्रूजन इज ए मेटल्स forming process in which billet is passed through a die to get required cross section of a component. देखिए एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन वह प्रोसेस है जिसमें बिलेट यानी इनपुट को एक डाई से गुजारा जाता है। डाई किसी भी प्रकार का हो सकता है, उससे गुजारा से एक तरफ से इनपुट देंगे, दूसरे तरफ से आउटपुट हम लोग गेन करेंगे। देखिए इट इज ए नॉन कटिंग प्रोसेस। ये नॉन कटिंग प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ फिक्स क्रॉस सेक्शन। इसमें फिक्स क्रॉस सेक्शन का जॉब ही प्रोड्यूस हो पाता है। टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस: डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस एंड नेक्स्ट लास्ट इज ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस। इन सभी को हम लोग को उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में अभी तक सिर्फ एक्सट्रूजन का डेफिनेशन पूछा है। बाकी हम लोग एक्सट्रूजन से टाइप्स को जो पूछ चुका है उसे देखते हैं। तो एग्जाम नजदीक है तो उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
देखिए 2019 में ये पूछ चुका है हॉट वर्किंग एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है। देखिए वही रिक्रिस्टलाइजेशन पर की बात होगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, यह एक पॉपुलर मेथड है टू डेवलप ऑब्जेक्ट हैविंग ए फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल। इट इज डन above the material's recrystallization temperature। देखिए recrystallization temperature is very important। it is the temperature at which new grains are formed। you all guys need to remember this term to keep the material from work hardening and to make it easier to push the material through the die। इसमें देखिए हॉट वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर काम होता है और इसमें मटेरियल को हार्डन किया जाता है ताकि वो डाई से आसानी से पुश हो सके और हम लोग इनपुट प्राप्त कर सके। इट इज वाइडली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम। देखिए कौन कौन से मेटल एक्सट्रूजन हॉट वर्किंग प्रोसेस से प्राप्त होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, निकेल along with their alloys। इन सभी मेटल्स का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट हॉट एक्सट्रूजन्स आर डन ऑन हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। इट इज डन नियर रूम टेम्परेचर और बिलो। देखिए यह समान टेम्परेचर पर होता है या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे काम किया जाता है। इट हैज गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेवियर कोल्ड वर्किंग एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर क्रिएटेड आर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन। वही बात लिखा गई है, जब तक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे काम होगा तब मैकेनिकल प्रॉपर्टी कोल्ड वर्किंग की तरह काम होगा। इसमें मटेरियल दैट आर कॉमनली कोल्ड एक्सट्रूडेड आर। इस प्रोसेस से जो मटेरियल को प्राप्त किया जाता है, जो मटेरियल से जॉब को प्राप्त किया जाता है वो निम्नलिखित है। देखिए पीबी, एसएन, एएल, कॉपर, जर्कोनियम, वेंडियम एक्सेट्रा। एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस आर कोलैप्सिबल ट्यूब्स जो कोलैप्स हो जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर केजेस, फायर एक्सटिंग्विशर अपर केसेस, शॉक एब्जॉर्बर सिलेंडर्स एंड गियर ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड एज यू कैन सी 2019 में ये भी पूछ चुका है। हम जितना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के विथ रेस्पेक्ट विथ द व्यू ऑफ एग्जाम आई एम डिस्कसिंग दिस ऑल टॉपिक्स। वायर ड्राइंग, देखिए ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग इज एन ऑपरेशन इन विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बोर और ट्यूब is reduced or changed in shape by pulling it through a converging die। Die है usually tapered। फिगर है समझिए। देखिए अनड्रॉन बार हो गया, ये डाई एंगल हो गया, ये दो क्लैंप हो गए, ये दोनों फिक्स होते हैं। ये देखिए इधर से आउटपुट हम लोग दिए, इधर से इनपुट जो बार होगा ड्रॉन होगा, इसको एफ बोलते हैं। वायर और रॉड, वायर हो गया या रॉड हो गया। देखिए इसको कन्वर्जिंग डाई बोलते हैं। कन्वर्जिंग डाई से इनपुट देंगे और इधर से आउटपुट हम लोग प्राप्त करेंगे। इट इज समवट सिमिलर टू एक्सट्रूजन। यह एक्सट्रूजन से कुछ हद तक मिलता जुलता है, एक्सेप्ट दैट इन ड्राइंग द बार इज अंडर टेंशन। देखिए इस प्रोसेस में, ड्राइंग में देखिए ये जो बार है दोनों तरफ से टेंशन में होगा, इधर से पुल किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, इसलिए इसका नाम ड्राइंग है। वेयर इन एक्सट्रूजन इट इज अंडर कंप्रेशन। और एक्सट्रूजन की जहां तक की बात है उसमें जो इनगोट होता है वह जो इनगोट यानी स्टॉक या इनपुट होता है वो कंप्रेशन फोर्स के अंदर रहता है। नेक्स्ट वन इज वायर ड्राइंग। इट इज ए metal working process used to reduce the cross section of wire by pulling the wire through a single or series of drawing die। यह वह प्रोसेस है जिसमें ड्राइंग डाई एक या एक से अधिक ड्राइंग डाई का इस्तेमाल करते हुए वायर को, बहुत बड़े मोटे वायर को पुल किया जाता है। देखिए यह पुलिंग द वायर थ्रू ए सिंगल और मोर सीरीज ऑफ डाई। नेक्स्ट वन इज bar drying or rod drying। It is a deformation process which usually involves a stalk that is too large in cross section and is drawn straight। यह भी एक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है जो जिसमें स्टॉक बहुत बड़ा होता है, स्टॉक या इनपुट यानी इनपुट बहुत बड़ा होता है और ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉन किया जाता है।
इट इज ए सिंगल ड्राफ्ट ऑपरेशन, ये सिंगल ड्राफ्ट ऑपरेशन है, मतलब एक ही बार हमें काम देगा। नेक्स्ट वन इज ट्यूब ड्राइंग। देखिए ट्यूब ड्राइंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इट इज ए प्रोसेस टू साइज ए ट्यूब बाय श्रिंकिंग अ लार्ज डायमीटर ट्यूब इनटू अ स्मॉलर वन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़े ट्यूब को स्मॉलर ट्यूब में कन्वर्ट किया जाता है बाय ड्रॉइंग अ ट्यूब थ्रू अ डाई। देखिए एक डाई हो गया, एक बड़ा सा ट्यूब लिया जाएगा, उसे पैटर्न बना रहेगा, उससे एकदम जो रिक्वायर्ड जो है हमारा रिक्वायर्ड ट्यूब है वो ड्रॉन होगा। ट्यूब्स आर यूज प्रोड्यूस बाय एक्सट्रूजन और अदर प्रोसेस। देखिए ट्यूब्स जो इसमें उत्पन्न किए जाए प्रोड्यूस किए जाएंगे वो बाय शेप रोलिंग से होंगे या एक्सट्रूजन से होंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क 2019 में पूछ चुका है, साइन बार। इट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद स्लिप गेज ब्लॉक्स फॉर प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट। इसे कोणीय मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फिगर हम लोग अभी देखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। हाई कार्बन हाई क्रोमियम कोरिजन रेजिस्टेंस स्टील, यह बना होता है क्रोमियम कोरिजन रेजिस्टेंस स्टील से बना होता है, जिसमें हाई कार्बन रेट होता है। द 2 रोलर्स ऑफ इक्वल डायमीटर, इसमें 2 रोलर्स का इस्तेमाल होता है जो इक्वल डायमीटर के होते हैं। इसे लेंथ, इसमें लेंथ क्या होता है, लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर। इसमें जो मेन लेंथ हुआ वो 2 रोलर्स के बीच का डिस्टेंस, वही होता है लेंथ ऑफ साइन बार। रिलीफ फोर्स मिनिमाइज, इसमें रिलीफ फोर्स भी होता है जो वेट को मिनिमाइज करता है इसका। देखिए इसका यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इट वर्क्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की साइन कांस्टेंट सारी फॉर्मूलाएं लागू होंगी। जैसे कि देख सकते हैं ये 2 रोलर्स हो गए, ये साइन बार हो गया, या एंगल थीटा हो गया, ये हाइट हो गया, ये मेन लेंथ हो गया, ये 2 रोलर्स के बीच जो डिस्टेंस है वही मेन लेंथ हो गया, ये सरफेस प्लेट हो गया, ये स्लिप गेज हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर है h/l। देखिए ये h हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर l माना गया है, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स h/l, जैसा कि आप समझ सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एरर इन साइन बार, इसमें खामियां कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, एरर्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर्स, देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर्स आर फिक्स्ड एंड इट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइन बार। अगर ये पार्टिकुलर नहीं हुआ तो वो भी एक एरर का स्रोत बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप गेज, ये स्लिप गेज है, इससे रोलर से कंबाइन होता है। अगर ये अच्छी तरह से कंबाइन नहीं रहा तो भी एरर्स प्रोड्यूस कर सकता है। साइज ऑफ 2 रोलर्स, साइज जो है रोलर्स का वो भी फिक्स रहता है, मतलब दोनों का डायमीटर सेम रहता है। अगर दोनों का डायमीटर सेम नहीं रहता है तो भी एरर्स प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है पैरेललिज्म ऑफ एक्सिस, ये जो एक स्लिप गेज का और सरफेस प्लेट का और साइन बार के ऊपर बेस का जो है सब पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो एरर प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लैटनेस ऑफ अपर सरफेस, अगर ये अपर सरफेस ये ज्यादा अगर फ्लैट है, पैरेलल हो जाएगा या इंक्लाइंड नहीं रहेगा तो भी एरर हो जाएगा। जो ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोग सीखे मॉड्यूल 1 का पार्ट ए। मॉड्यूल 1 का पार्ट बी आएगा जो शीट मेटल वर्किंग पर डिस्कस होगा, और शीट मेटल वर्किंग के साथ साथ आगे की लेक्चर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हमें अब बहुत कुछ पढ़ना है, उसके बाद मशीनिंग, ज्वाइनिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग सारी लेक्चर्स आएंगी। सो आप स्टे ट्यून रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। धन्यवाद।